नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा में 11 जनवरी को भेंट मुलाकात के बाद 12 जनवरी को मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक कर ली। बैठक के दौरान क्रूद बीईओ और मगरलोड तहसीलदार को फौरन हटाने के निर्देश सीएम बघेल ने दिए। दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थी। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस वार्ता की। सीएम ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को राज्य सरकार भी पैसा दे रही है, लेकिन विरोधी दल अफवाह फैला रहा है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आइंदा हितग्राहियों को पैसा देते समय मीडिया को भी बुलाएं और फोटो जारी करें। इसके अलावा धमतरी में एक अंग्रेजी महाविद्यालय की जरूरत को भी सही मानते हुए सीएम ने अगले शिक्षा सत्र से अंग्रेजी महाविद्यालय शुरू करने का आश्वासन दिया। हाथियों की समस्याओं को भी सीएम ने स्वीकारा और इसके लिए कई उपाय उन्होंने बताए ताकि इंसान और जानवर दोनों रहे, लेकिन इनके बीच द्वंद्व ना हो। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। शुरू करें? जी। आज के पत्रकार वार्ता में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया जी, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई शरद लोहाना जी और हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों। नगरीय सेवा विधानसभा में कल से मैं भ्रमण पे हूँ। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत यहाँ आना हुआ और 2 जगह हम लोगों ने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा था और उसके साथ साथ सभी समाज के लोगों से यहीं इसी स्थल पे सबसे मुलाकात भी हुई। अभी तक के 2/3 विधानसभा हम लोगों ने भेंट मुलाकात के तहत कंप्लीट कर लिया है। 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हुए। इन 4 सालों में जो विकास है, विकास के मुद्दे, विकास 2 तरीके से, एक जो निर्माण कार्य है, चाहे वो भवन का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नहर, बांध, नाली का हो, इस प्रकार से है। और दूसरे जो है वो व्यक्ति को केंद्र में रख के विकास करना, जहां एक तरफ निर्माण कार्य में भी कोई कमी नहीं आई है, तो दूसरी तरफ व्यक्ति को आधार मानते हुए जो हम लोगों ने विकास के पैमाने तय किए, तो सबसे पहले बच्चों के कुपोषण, महिलाएं जो एनीमिक थी उसके खिलाफ लड़ाई, बस्तर मलेरिया मुक्त करना और उसमें काफी सफलताएं भी मिली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने काम किया है। दूसरा जो है उन लोगों के आय में वृद्धि हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे लघु वनोपज के संग्राहक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबके आय में वृद्धि होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई जिसका लाभ सब लोगों ने लिया है। इस साल अभी तक के 91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। हमारी सरकार बनने से पहले 15 लाख किसान धान बेचते थे और 50-60 लाख मीट्रिक टन धान के विक्रय किसान करते थे। अब किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, 24 लाख 25 लाख के आसपास किसान हैं और रकबा भी पहले 22 लाख से बढ़कर अभी 31 लाख हेक्टेयर हो गया। जो धान खरीदी है वो 60 लाख से बढ़ते हुए 84 लाख पहले साल, फिर दूसरे साल 92 लाख, तीसरे साल 98 लाख और इस साल अभी तक 91 लाख हम लोगों ने खरीदी कर लिया है। और
उम्मीद है कि वो 1 करोड़ मीट्रिक टन से ऊपर पहुंचेगा। वैसे लक्ष्य 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन 1 करोड़ से क्रॉस कर जाएगा। जो पिछले साल जो रिकॉर्ड बना था 98 लाख, उससे भी अधिक की धान खरीदी होगी। भुगतान समय पे हो रहा है। उठाव भी धान की तेजी से हम लोग कर रहे हैं और 2/3 आधे से अधिक धान उठाव सोसाइटियों से हम लोगों ने कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि फरवरी मार्च तक के सभी धान का उठाव हो चुका होगा। मिलिंग का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इफसाई और नान में भी चावल जमा करने का काम चल रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी और जिसका हल हम लोगों ने निकाला है और उसका लाभ मिल रहा है। लघु उपज के भी संग्रहण में आप देखेंगे, पहले 2500 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदी करते थे, अब 4000 हो गया। और उसी प्रकार से दूसरे और लघु उपज है उसकी भी खरीदी और उसके साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन। तो इसका लाभ जो लघु उपज संग्राहक हैं उसको मिल रहा है। उसी प्रकार से भूमि श्रमिक न्याय योजना के तहत 7000 रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार जो भूमिहीन है उसको हम लोग दे रहे हैं। उससे भी काफी लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है। गोधन न्याय योजना के अपनी एक स्टोरी बनती जा रही है। पहले गोबर खरीदी के बहुत लोग हंसी उड़ा रहे थे, विरोध कर रहे थे, अब स्वीकार कर लिए। अभी तक के हम लोगों ने 98 लाख कुंटल गोबर की खरीदी की है। वर्मी कंपोस्ट लगभग 20 लाख वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाए हैं और जिसको खेतों में पहुंचाने का काम भी लगातार चल रहा है। तो लगातार हमारी कोशिश है कि आम जनता की सेवा हो, उसके जीवन में परिवर्तन आए। ये हमारी कोशिश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बेलर में और क्या दूसरा गाँव किशोरा ना, किशोरा और बेलर दोनों गांव में जो घोषणाएं की आप सबको जानकारी, उसे रिपीट करने की मैं जरूरत नहीं समझता कि आप लोग वहाँ भी उपस्थित थे और पेपर में आ भी गया है। तो वो घोषणाएं मैंने की है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमद है। सर मेरा नाम गोपी कश्यप है जी, पैनियर प्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। सर सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं आपकी धरातल स्तर पर दिख भी रही है और खास करके ये जो स्वरोजगार की सर जो आपने गोबर जो खरीदी का उसमें जो बैंक निर्माण में जो आपने काम सौंपा हुआ है, बहुत बेहतर प्रयास है। पिछले कई सालों से सर हम प्रयास करते हैं, ये आदिवासी इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वनोपज होते हैं, उसको लेकर के यदि कोई ऐसी इकाई का निर्माण किया जाए उस दिशा में अगर आपकी सरकार सोचती तो काफी बेहतर लाभ हो सकता है सर। बिल्कुल आपका सही सवाल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें एक जो यूनिट होना चाहिए वन औषधि को लेकर, लिए है ना, एक वन औषधि को लेकर है। और सफल कार्यक्रम हमने कोरबा में किया है। वहाँ के स्व सहायता समूह की जो महिलाएं वो 18 प्रकार की दवाइयाँ बना रही है और लगभग 75 लाख, पिछले समय जो मैं पूछा था तो करीब 75 लाख के वो विक्रय कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अच्छा वो फिर वो लोग सिंगापुर भी गए थे जब वहाँ बड़ा आयोजन हुआ था उद्योगपतियों का, उसमें जाकर प्रेजेंट की थी। तो ये इलाका भी वन औषधि से भरा पड़ा है। तो वन औषधि का रिपा के माध्यम से इसको करेंगे। और दूसरे जो लघु उपज, अभी भी मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि इस इलाके में तिखुर भी होता है। कोंडा गांव में बहुत सफलतापूर्वक वहाँ भी तिखुर का शेक और तिखुर के कुल्फी ये बना रहे हैं और सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी क्या था कि जल्दी खराब हो जाता था, अब जो टेक्नोलॉजी आया उसमें कम से कम 6 महीने तक के वो खराब नहीं होगा। तो ये भी सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था हो जाएगी और वहाँ यहाँ भी एक यूनिट हो ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो हमारी कोशिश ये रिपा के बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं की, लेकिन हर ब्लॉक में 2 रिपा हम लोग लिए हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें जो गौठान में काम नहीं हो रहा है उन कार्यों को हम रिपा में लें ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दे सकें। थैंक यू सर। एक मेरा प्रश्न और है सर आपसे, बस एक अंतिम प्रश्न सर। निश्चित रूप से पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ के अंदर में स्किल शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से काम हो रहा था, बिल्डिंग तो बन रहे थे, लेकिन आपकी सरकार ने जो आत्मानंद का जो योजना लाई बहुत ही बेहतर, बिल्डिंग को देखने के बाद ही आदमी का मन हो जाता है, बहुत ही एक पॉजिटिव थॉट जाती है। लेकिन एक जो हम देख पा रहे हैं सर कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को बिल्डिंग के अलावा
अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जो हम देख पा रहे हैं ऐसा प्रेस के थ्रू पर, जिस तरीके से शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। अगर इस दिशा में अगर आपकी कोई योजना है सर कुछ बता। उसमें ये है कि पहली बात तो शिक्षकों की भर्ती हमने की 14,000 पिछले समय किया था, अभी 12,000 फिर से निकाले हैं, लेकिन अब आरक्षण के चक्कर में भी रुका हुआ है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन शिक्षकों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए और केवल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल ही बहुत सुंदर ना दिखे, बल्कि हमारे और जो स्कूल हैं चाहे शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के, उसके रंग रोगन के लिए 1,000 करोड़ की मैंने व्यवस्था की है ताकि वो स्कूल भी, जब परिसर अच्छा रहता है तो वो एक अच्छा सकारात्मक वातावरण बनता है, तो शिक्षक भी और छात्र भी उसमें उसका मन मस्तिष्क में सुप्रभाव पड़ता है। दादा आप जी माइक शुरू कर दें। एक छोटा सा एक प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास को लेकर विगत दिनों भाजपा वालों ने खूब आंदोलन किया कि ये केंद्र की योजना है। भाजपा वालों ने अभी जो पिछले दिनों लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया, उसमें आरोप राज्य सरकार के ऊपर में है कि केंद्र की योजना को क्रियान्वयन करने में फेल कर रहे हैं, ये हमारे जनता के लिए बहुत बड़ी घातक है करके जगह जगह आंदोलन किए। बहुत बढ़िया सवाल आपको क्या था? देखिए, पहली बात तो ये है कि नाम तो प्रधानमंत्री आवास का है, लेकिन 50% राशि राज्य सरकार का है, आधा पैसा दे रहे हैं वो, और नाम प्रधानमंत्री आवास है। तो लेकिन हम लोगों ने रोका नहीं है। इस साल भी 700 करोड़ के आसपास बजट हमने उसमें रखा था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए भी 700 करोड़ का है, और उसमें 300 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हम लोग। और जिनके अधूरे थे मकान, या प्रथम किस्त मिल गया था, द्वितीय किस्त मिल गया था, उन सबको राशि दी जा रही है। मैं समझता हूँ इस जिले में कितना हुआ है? तो कितने आवास होंगे? नहीं, जो अभी राशि जारी की है वो कितना कंप्लीट हो गया, उसके पैसे दिए हैं, तो पैसा रिलीज हो रहा है। बल्कि अब एक काम करिए, जिसका पैसा रिलीज कर रहे हैं ना, उसके साथ फोटो खिंचवा के पत्रकारों को दीजिए, या ग्रुप में हर जनपद क्षेत्र में इस प्रकार से जनपद के सीईओ को बोलिए कि वहां जब राशि वितरण कर रहे हैं तो पत्रकारों को बुला के दे दे, कि उसके सामने वितरण करें, तो इनको भी पता चल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जो दुष्प्रचार कर रही है उसका जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, माइक इनको तो। और डबल प्रश्न नहीं, सिंगल, और सप्लीमेंट्री नहीं दादा। मैं प्रेम जी जी, आपके बेटा का नाम भूपेश नहीं ना? कल तो मिला था संतोष बघेल का लड़का का नाम भूपेश बघेल। जी बताइए प्रेम जी। महोदय जी, आपके द्वारा धमतरी जिले में 6 आत्मानंद विद्यालय खोले थे जी, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम के माध्यम से कॉलेज की व्यवस्था नहीं है जी। मैं चाहूंगा कि धमतरी जिले मुख्यालय में एक इंग्लिश मीडियम का कॉलेज खोला जाए। ऐसा कोई आपका शासन की कोई योजना है क्या? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं 10 अंग्रेजी, जी हाँ, जिले के लिए नहीं है इसलिए। तो 10 हमने स्वीकृति दिया है इस साल, और उसको आगे बढ़ाएंगे भी। तो पूरे प्रदेश में 10 अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की शुरुआत होगी। अब धमतरी की मांग करें, मैं देख लेता हूँ लिस्ट है, धमतरी है कि नहीं है, नहीं तो अगले सत्र में उसको भी करेंगे। जी, थैंक यू। मुख्यमंत्री जी, मैं अभिषेक पांडे न्यूज 18 से जी। धमतरी जिले में पिछले कुछ सालों में हाथी आए थे, लेकिन बाद में वो मुसीबत बनते जा रहे हैं, बड़ी चुनौती बन गए हैं। धमतरी का वन विभाग उस स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं था, और अभी भी वो अपनी सारी कोशिशों के बाद नुकसान को रोक नहीं पाते हैं। तो शासन के पास धमतरी या इस तरह के हाथी प्रभावित जिलों के लिए कोई योजना है जिससे हाथी भी रहे और इंसान भी रहे, तालमेल की स्थिति में? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि समस्या से हम सब पूरा छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। पहले तो ये रायगढ़ जिले तक ही सीमित था, फिर उसके बाद फिर सरगुजा संभाग में विस्तार पाया, फिर बिलासपुर के नजदीक पहुंचा, और घूमते घूमते बार नया पारा पहुंच गया, और बार नया पारा से नगरी से हवा होते हुए अब वो बालोद जिला, और उधर से सुना कि महाराष्ट्र भी सीमा पार कर रहे हैं। तो एक पूरा एक चक्र हो गया, समझ लीजिए। थोड़ा सा
राजनांदगांव कंवर्धा थोड़ा सा बच गया, नहीं पूरा एक चक्कर गोल चक्कर हो जाता। मुख्य रूप से बात यह है कि चाहे कोई भी वन्य पशु है, यदि उसके लिए हम वातावरण दें तो फिर वो गांव या शहर की ओर नहीं आएगा। हाथी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी और उसके भोजन, और उसके भोजन में जैसे पसंद बांस है, केला है, बरगद के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, इस प्रकार के पत्तों को ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके प्रयोग के तौर पे हम लोगों ने जैसे बारनया पारा है या बिलासपुर कौन सा है, अचानक मार में वहाँ ये वाटर रिचार्जिंग का प्रोजेक्ट लिया गया, नरवा प्रोजेक्ट। तो अचानक मार के जंगलों में खूब पानी हो गया। हम लोग 2019 में उसकी शुरुआत कर दी थी, तो पानी खूब हो गया, बांस पहले से थे। स्थिति ये हुई कि पिछले साल वहाँ 21 हाथी आए। कभी एक आध दो हाथी आके वो निकल जाते थे, 4-8 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। लेकिन इस समय 21 हाथी आए और जब गए वहां से तो 23 हो गए थे, तो वहां आराम से रुके। तो यहाँ भी हम लोग नरवा का प्रोजेक्ट लिए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हाथी पाए जा रहे हैं वहाँ उनके जो भोजन जो पसंद करते हैं, खासकर बांस है, केला है और दूसरे प्रकार की जो चीजें हैं जो पसंद करते हैं, उनको नाला के किनारे लगा दें, तो वो हाथी फिर गांव की तरफ नहीं आएगा, वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो उनको भी रहने का अधिकार है, हमको भी है। तो ये मानव हाथी द्वंद्व न हो, इसके लिए हमारी कोशिश है। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धनतेरस।